धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बेसिक टॉपिक अक्षांश, देशांतर और समय, इससे जुड़े हुए कुछ परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको आने वाले समय में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले भूगोल के विभिन्न जो टॉपिक हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट क्लास आपको निःशुल्क यहाँ पर दी जाएंगी। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक किसी स्थान की सही अक्षांशीय तथा देशांतरी स्थिति हो सकती है। साथियों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें पृथ्वी पर कोई स्थान कहां पर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए ये रेखाएं खींची जाती है। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो ये है 75 डिग्री पूर्व से 108 डिग्री पूर्व। बिल्कुल ये किसी स्थान की स्थिति हो सकती है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर भी होता है और 108 डिग्री पूर्वी देशांतर भी होता है, तथा 82 डिग्री उत्तर से 92 डिग्री उत्तर। लेकिन यहां पर यह है कि 82 डिग्री उत्तर से 92, अधिकतम उत्तर वाली जो स्थिति है वो 90 डिग्री उत्तर होता है, जो कि उत्तरी ध्रुव है। इसका मतलब 92 डिग्री उत्तर पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए यह ऑप्शन यहां से गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 15 डिग्री पश्चिम से 25 डिग्री पश्चिम। यह किसी स्थान की स्थिति हो सकती है, लेकिन 85 डिग्री दक्षिण से 95 डिग्री दक्षिण, अधिकतम दक्षिण में जो स्थिति है वो 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव की हो सकती है। इसका मतलब 95 डिग्री दक्षिण किसी भी स्थान की स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए यहां से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 130 डिग्री पश्चिम से 185 डिग्री पश्चिम, क्या पृथ्वी पर 185 डिग्री पश्चिम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अधिकतम जो स्थिति है वो 180 डिग्री हो सकती है। 185 डिग्री पश्चिम कोई भी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए यहां से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आगे चौथा ऑप्शन डी, 160 डिग्री पूर्व से 175 डिग्री पूर्व, बिल्कुल ये किसी स्थान की स्थिति हो सकती है। और 79 डिग्री से 88 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण, ये भी किसी स्थान की स्थिति हो सकती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अक्षांश रेखाओं में अधिकतम जो स्थिति है वो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण से ज्यादा नहीं हो सकती, और इसके अलावा देशांतर रेखाओं में 180 डिग्री से ज्यादा किसी भी स्थान की स्थिति नहीं हो सकती, जो हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से समझते हैं। ये ग्लोब पर जितनी भी आड़ी रेखाएं होती है इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो सीधी रेखाएं खींची जाती हैं वो रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र अथवा ग्लोब पर किसी स्थान की उत्तरतम एवं दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण होता है। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद करती है। जैसे अगर हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का ये इस प्रकार का मैप अगर हम ये देखते हैं तो इसमें हम जब भी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वो है 23 डिग्री, ये जो रेखा होगी। प्रश्न संख्या 3, अक्षांश रेखाओं में से एकमात्र रेखा जो वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हम वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं। वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल
वह रेखा होती है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर अनिवार्य रूप से गुजरे और पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटे। क्योंकि हमें यहां इस प्रकार की अक्षांश रेखा बतानी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है वही रेखा होगी जो पृथ्वी के केंद्र से, अगर उसके तल को हम गुजारें तो पृथ्वी के तल से उसका केंद्र गुजरेगा और पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटेगी, और वह रेखा होगी विषुवत रेखा, जिसका एक और नाम है भूमध्य रेखा, या जिसे इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मान 23.5 डिग्री उत्तर होता है, जिसकी एक अन्य अभिव्यक्ति है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो कई बार हमसे गलती करवा देते हैं। जैसे इसका पहला ऑप्शन है कि 23.5 डिग्री उत्तर, तो क्या 23 डिग्री और 30 मिनट? क्योंकि आपको पता होगा जब भी हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं तो दो जो डिग्री वाली रेखाएं होती है, जैसे यहां पर हम मान लें कि 1 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री नॉर्थ, दो जो डिग्री की रेखाएं होती है उनके बीच के भाग को हम बराबर 60 भाग में बांटते हैं और प्रत्येक भाग पर हम मिनट का अंकन करते हैं। जैसे यहां से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। मिनट के लिए हम इस प्रकार का एक डैश लगाते हैं और आगे 2 मिनट की जो रेखाएं होगी उनके बीच के भाग को हम पुनः 60 बराबर भाग में बांटेंगे और प्रत्येक भाग पर सेकंड लिखा जाता है, जिसके लिए हम इस प्रकार से 2 डैश इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर के डिग्री के लिए इस प्रकार का चिन्ह होगा, मिनट के लिए 1 डैश होगा और सेकंड के लिए 2 डैश होंगे। क्योंकि डिग्री को हम पुनः 60 बराबर भाग में बांटते हैं, तो जब भी ये होगा कि 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि डिग्री को पुनः 60 बराबर भाग में, तो उसका आधा होगा 30 मिनट। तो यहां पर 23 डिग्री और 30 मिनट तो है, लेकिन यहां पर उसकी दिशा दक्षिण दी हुई है, और जब भी ये दक्षिण है इसका मतलब ये कौन सी रेखा होगी? ये मकर रेखा की बात की जा रही। कई बार जब हम प्रश्न को अगर पूरा नहीं पढ़ते हैं तो हम जल्दबाजी में इस उत्तर को सही कर देते हैं, जबकि हम देखते हैं कि ये दक्षिण के बारे में कहा गया है, 23 डिग्री और 30 मिनट दक्षिण। क्या ये उत्तर हो सकता है? क्योंकि इसमें 23 डिग्री और 50 मिनट है। रुपए को हम 100 पैसे में बांटते हैं तो उसका आधा 50 होगा, लेकिन डिग्री को हम 60 बराबर भाग में बांटते हैं मिनट में, तो उसका आधा 30 मिनट होगा। इसलिए यह उत्तर सही नहीं होगा। 23 डिग्री और 50 मिनट दक्षिण, ये भी सही नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन व रात की अवधि। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है घटती बढ़ती रहती है, या चौथा ऑप्शन है समान रहती है। साथियों, आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, और जैसे ही हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो दिन व रात की अवधि बढ़ती भी है और घटती भी है। कब बढ़ती है? जैसे मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें, तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी और रात की अवधि कम होगी, यानी कि दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। इसका मतलब यह है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर दिन व रात की अवधि घटती भी है और बढ़ती भी है, यानी कि ये दोनों बातें हमारे ऑप्शन सी में हमारे को यहां पर मिल जाती है कि दिन और रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई
तथा उनके मान में संबंध होता है। थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न है, लेकिन अगर इसको हम देखें कि भूमध्य रेखा की अक्षांश रेखाओं की लंबाई और उनके मान में किस प्रकार का संबंध होता है, तो देखिए यहां पर मैं कुछ अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर बनाता हूं। इन अक्षांश रेखाओं को देखकर आप ये बता सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी के बीचों बीच यदि हम इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा मान लें, अब यहां से हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और यहां से दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए सबसे जो लंबी रेखा होगी ये होगी 0 डिग्री। इसके बाद इससे थोड़ी छोटी, उसके आगे, यानी कि जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन इनका मान, जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसको 10-10 डिग्री के अंतराल पर बनाते हैं, 0 से 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, इस प्रकार से लास्ट हमारा होगा 90 डिग्री साउथ जो कि दक्षिणी ध्रुव होगा। और यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और अंत में हमारा होगा 90 डिग्री नॉर्थ। यानी कि अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है और उनका मान जो है वो बढ़ता जाता है। और जहां पर भी ऐसी स्थिति होती है कि यदि एक चीज बढ़ती है और दूसरी घटती है, या ये वाली चीज घट जाए और ये वाली चीज बढ़ जाए, यानी कि दो बातें जिनके बारे में हम कोई संबंध बताते हैं, वहां पर एक बात घटती है और एक बात बढ़ती है, तो वहां पर हमेशा संबंध कैसा होता है? ऋणात्मक। और जहां पर दोनों ही बातें या दोनों ही चर बढ़ते हैं, एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं, तो वहां पर हमेशा धनात्मक संबंध होता है। यहां पर क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है लेकिन उनका मान बढ़ता जाता है, यानी कि लंबाई का कम होना और मान का बढ़ना, एक चीज का कम होना दूसरी चीज का बढ़ना। इसका अर्थ यह है कि वहां पर इन दोनों में संबंध किस प्रकार का होगा? ऋणात्मक। तो हमारा यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 7, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। बहुत ही सरल सा सवाल है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। यदि हम पृथ्वी पर जैसे सबसे पहले भूमध्य रेखा और उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इन रेखाओं को इस प्रकार से खींचते हैं। यहां अगर इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा और यहां से 1 डिग्री दक्षिण से लेकर के आपको लास्ट 90 डिग्री दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर, तो कितनी रेखाएं होगी कुल मिलाकर के? उत्तरी गोलार्ध में 1 से 90, तो हम यहां पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 1 से लेकर 90, दक्षिणी गोलार्ध में 1 से लेकर 90, कुल मिलाकर के 90 रेखाएं यहां पर है और 90 रेखाएं यहां पर है। 90 और 90 कितना हो गया? 180। और इसमें एक जोड़ देंगे हम, कौन सा? क्योंकि भूमध्य रेखा इसका मान 0 डिग्री है लेकिन ये भी तो एक रेखा है और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, तो एक इसको जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे पास में हो जाएगा 181। लेकिन क्या 181 हो सकता है? क्योंकि जब इनकी लंबाई घटती जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, तो अंत में ध्रुव एक बिंदु के रूप में होता है और बिंदु को हम रेखा नहीं कह सकते, इसलिए यहां से हम -2 कर देंगे।
क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो एक रेखा नहीं होकर के दो संदर्भ बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम घटा देंगे तो कुल मिलाकर हमारे सामने जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि 181, इसमें से दोनों ध्रुवों को घटा दिया तो हमारे पास में आ जाएगा 179। तो कुल मिलाकर के अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी 179 और ये हमारे ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है। कई बार जल्दीबाजी में हम ये कर सकते हैं कि 90 रेखाएं, 1 से लेकर 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 1 से लेकर 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, 90 और 90 180। हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा को भूल जाते हैं, उसको जोड़ेंगे 181। लेकिन चूंकि दोनों ध्रुव बिंदु मात्र है, इन दोनों को घटाना है तो 179 हमारे पास में सही उत्तर आता है। अगला प्रश्न, किस एकमात्र अक्षांश रेखा पर दिशा का अंकन नहीं होता? प्रश्न पढ़ने के साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किस अक्षांश रेखा पर दिशा का अंकन नहीं होता, नहीं होता या होता है। तो जो हमें पूछा जा रहा है उसको अगर हम अंडरलाइन कर देंगे तो किसी भी प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो उसके सही होने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जनरली हम ये करते हैं कि जब भी अक्षांश रेखाओं का निर्धारण हम करते हैं या ग्लोब पर हम अक्षांश रेखाएं जब बनाते हैं तो भूमध्य रेखा, जिसको हमने 0 डिग्री नाम दे दिया, अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर में ये जो हमारा गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये हमारा जो गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं, इस भूमध्य रेखा ने हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दिया है। इस भूमध्य रेखा से आपने एक कदम भी इधर रखा है तो आप उत्तरी गोलार्ध में हैं और एक कदम आपने इधर की ओर रखा है तो आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं। यहां पर जितनी भी रेखाएं आप बनाएंगे, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी भी रेखाएं आप बनाएंगे सब पर उत्तर दिशा का अंकन होगा। जैसे अगर आप यहां पर 10 डिग्री बनाते हैं तो 10 डिग्री उत्तर, अगर आप 20 डिग्री बनाते हैं तो 20 डिग्री उत्तर, आप 30 डिग्री बनाते हैं तो 30 डिग्री उत्तर। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी प्रकार से हम करेंगे। यहां पर 10 डिग्री दक्षिण, 20 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री दक्षिण, तो इस प्रकार से होगा। लेकिन क्योंकि भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटा है, ये भूमध्य रेखा ना उत्तरी गोलार्ध में है ना दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए यहां पर हम भूमध्य रेखा पर कभी भी दिशा का अंकन नहीं करते। इसलिए हमारा प्रश्न ये कहता है कि कौन सी अक्षांश रेखा पर दिशा का अंकन नहीं होता। तो कर्क रेखा, ये तो हमें पता है 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ वाली होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ वाली होती है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली होती है। और विषुवत रेखा जिसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है और यही वह रेखा है जिसके ऊपर हम दिशा का अंकन नहीं करते। तो हमारा चौथा ऑप्शन या हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में वह कौन सी रेखा है या वह कौन सी सीमा रेखा है जहां पर सूर्य की सीधी किरणें यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए, कर्क रेखा बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में होती है। कर्क रेखा जो है उसका मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और इस रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है। ठीक। आर्कटिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन इसका मान होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, लेकिन यहां पर इस रेखा पर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। विषुवत रेखा क्योंकि वो पृथ्वी के बीचों बीच है तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मकर रेखा जिसका मान 23.5 डिग्री साउथ है यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये भी उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। इसका मतलब
ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता। तो ये 3 अगर ऑप्शन चले गए तो एक हमारा सही उत्तर बचता है, वो है कर्क रेखा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर होती है। इनकी लंबवत किरणों के लिए जो अंतिम सीमा रेखा है वो कर्क रेखा है। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाओं के निर्धारण के लिए आधार रेखा होती है। तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा ये होती है कि या जब भी हम अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करते हैं तो जो हमारा ग्लोब होता है इसके बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, और ये बीचों बीच वाली रेखा जिसका मान 0 डिग्री होता है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश, प्रधान अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। और इसी रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने उत्तरी गोलार्ध में कोई एक बिंदु हमने डिसाइड कर लिया, बिंदु ए, इस रेखा को हम आधार मानेंगे और यहां से हम एक कोण बनाते हैं। जितने डिग्री का ये कोण होगा, मान लीजिए कि ये कोण लगभग 45 डिग्री का है, तो यहां से गुजरने वाली जो रेखा होगी जो पूरी पृथ्वी को इस प्रकार से कवर करती है, पूरी पृथ्वी को जो कवर करती है वो 40 डिग्री की रेखा होगी। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये होगा, सॉरी, ये 45 डिग्री की रेखा होगी और ये 45 डिग्री नॉर्थ इस पर लिखा जाएगा। यानी कि जितने भी अक्षांश रेखा हम खींचते हैं, जैसे मान लीजिए कि लास्ट ये है बिंदु, और इस बिंदु पर कितने डिग्री की अक्षांश रेखा होगी या यहां का अक्षांश जो है इसका निर्धारण कैसे होगा, तो इसी को हम आधार मानेंगे और यहां से हम कोण बनाएंगे। तो देखिए आप, अगर मान लीजिए इस प्रकार से कोई रेखा है और यहां पर हम कोण बनाते हैं तो ये कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का, इधर या इधर, तो ये 90 डिग्री होगा, इसलिए यहां पर हम 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं। तो प्रत्येक अक्षांश रेखा को जब खींचा जाता है तो इस भूमध्य रेखा को हम आधार मान करके चलते हैं। तो यहां से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा भूमध्य रेखा। ये बाकी सारे हमारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आजकल परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनमें आपको 3 या 4 कथन दिए जाते हैं और फिर आपको उन 3 या 4 कथनों में से अपने सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए, पहला कथन हमारे सामने है, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। बिल्कुल सही। जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है क्योंकि वो हमारी पूरी पृथ्वी को कवर करती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर बनाएं, क्योंकि यहां पर ये 2D वाला मॉडल बनता है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से, जैसे एक मैंने यहां पर लाइन बनाई है इस प्रकार से और एक की मैं ये डॉट डॉट वाली बनाता हूं, तो जो सीधी रेखा है वो आगे की ओर है और जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो पीछे की ओर है, यानी कि ये पूरी पृथ्वी को कवर करती है। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो सभी अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी को कवर करती है, इसलिए इन रेखाएं, ये जो रेखाएं होती हैं ये सभी रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि दो कोई भी जो अक्षांश रेखाएं आगे हम बनाते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वो प्रत्येक जगह पर बराबर होगी। और जिन, हम गणित में पढ़ते हैं कि जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर बराबर होती है, जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी, उनको हम पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसलिए हमारा ये कथन भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा कथन दिया हुआ है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ग्लोब बनाकर यहां पर हम इसको देख भी सकते हैं, जैसे ये सभी जो रेखाएं हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं।
अब शायद आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये ग्लोब को मैंने इस प्रकार से बनाया जैसे हम उत्तरी गोलार्ध के ऊपर से जाकर अगर हम फोटो लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि एक रेखा आपको अक्षांश रेखा यहां दिख रही है, दूसरी इससे बड़ी है, तीसरी ये इतनी बड़ी है कि इसका यही भाग है, पीछे वाला भाग इसमें आ नहीं पाया, चौथी इतनी बड़ी है। तो कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए 0 डिग्री है, अब आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हो तो उत्तरी ध्रुव का फोटो हमारे सामने है। तो जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये वृत्त इतना बड़ा है, इसके बाद में ये वृत्त इससे छोटा, ये छोटा, इसके बाद में ये छोटा, इससे ये छोटा, और आगे आप जाएंगे तो ये छोटा, और अंत में ये हो जाएगा स्थिति कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वो एक बिंदु मात्र रह जाता है, यानी कि अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। ये भी बात सही है, यानी कि हमारे तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो पहला व दूसरा सही है, लेकिन तीसरा भी सही है, यानी कि कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमारा ऑप्शन सी ये सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होती है। हमारी पृथ्वी जो है वो एक लगभग गोलाप की तरह है, और जो बीचों बीच में हम रेखा बनाते हैं वो रेखा सबसे बड़ी होती है, और बीचों बीच वाली रेखा कौन सी होती है, विषुवत रेखा। तो ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, ये बिल्कुल सही है। किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति वहां की जलवायु को समझने में सहायक होती है। ये पॉइंट हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें किसी स्थान की स्थिति को समझने पर तो मदद करती है, साथ में अक्षांश रेखा जो होती है वो अक्षांश रेखा जलवायु को समझने में भी मदद करती है। कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच जो भूमध्य रेखा होती है इस पर वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है, इसका मतलब यहां पर वर्ष भर ऊंचा तापमान होता है। और अब यहां से आप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का जो कोण है वो कम होता जाता है, या यहां पर तिरछी किरणें पड़ती है। स्थिति ये होती है कि जब आप ध्रुवों की ओर जाते हो तो 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, ये वाले जो दो भाग हैं इन भाग में सूर्य की तिरछी किरणें साल भर पड़ती हैं, इसलिए यहां पर कई बार जो है वो तापमान जो है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्ष भर यहां पर जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है। जब तापमान कम है, चूंकि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे जो आधारभूत कारक है, सबसे जो बेसिक फैक्टर है वो है तापमान, इसलिए अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद करती है, साथ में उसकी जलवायु को समझने में भी हमारी सहायता करती है, इसलिए दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, दिन रात की अवधि पर अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हो तो दिन व रात की जो अवधि है वो कम या ज्यादा होती रहती है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल बात गलत होगी, इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहां पर हमारा जो तीसरा बिंदु है, ठीक है, यहां से ये तीसरा बिंदु गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा ये इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तर होता है, जो भी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो देख लेते हैं हम। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, GRM CJPTM, यहां से हो जाएगा गरम चीज पे, और इससे हो जाएगा तुम।
गर्म चीज पे तुम, क्योंकि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, यानी कि 21 जून को यहां पर भयंकर वाली गर्मी होती है। तो यहां से हम इसको देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा गुजरात, आर से हो जाएगा राजस्थान, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश या एमपी, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जे से हो जाएगा झारखंड, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और एम से हो जाएगा मिजोरम। और कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके साथ में ये फॉर्मूला हमें एक और मदद करता है। यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उनका पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम किस प्रकार से है, क्योंकि भूगोल में दिशाओं का महत्व है, तो अगर दिशा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाए तो आपको 8 राज्य तो पता है ही है, ये सारे के सारे क्रमशः हैं। जैसे सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इसकी दिशा होगी पश्चिम से पूर्व की ओर। और अगर इसी को आप उल्टा कर दो तो ये होगा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इन राज्यों का क्रम जो है हम इसको उल्टा कर देंगे। लास्ट एक और चीज आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकती है, एम से हमने मिजोरम या मणिपुर, ठीक है, तो अगर आप गर्म चीज अगर किसी के लगाएंगे तो हम कहेंगे आया मजा, तो उसी प्रकार से सबसे लास्ट में मिजोरम को मजा आया है, यानी कि वहां पर भी सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है और वहां पर भी गर्मी होती है। तो इसका मतलब ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। तीसरा, कर्क और मकर रेखा पर विपरीत ऋतुएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। क्योंकि जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो तिरछी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है तो उसकी तिरछी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, और इसलिए यहां पर विपरीत ऋतुएं होती है। इसको हम एक छोटे से एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर हम ग्लोब बनाएं, तो ये हमारी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। यहां पर सूर्य सीधा कब चमकता है, तो यहां पर 21 जून को, यानी कि कर्क रेखा पर 21 जून को जब यहां सूर्य सीधा चमकेगा तो यहां पर सूर्य की सीधी किरणें यहां पर पड़ेंगी, तो मकर रेखा पर उस समय तिरछी किरणें पड़ेंगी। और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है मकर रेखा पर, जब यहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तब तिरछी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर। और हमें पता है कि जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, और तिरछी किरणें जब पड़ती हैं तो शीत ऋतु होती है। इसलिए इन दोनों रेखाओं पर विपरीत ऋतुएं पाई जाती हैं। तो हमारा पहला जो कथन है वो भी सही है, हमारा दूसरा कथन भी सही है, और हमारा तीसरा कथन भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिण होता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की पिछले क्वेश्चन में। मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। यदि आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो मकर रेखा जो है वो
दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। इसका मतलब वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कथन है मकर रेखा न्यूजीलैंड को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो एक बार हम देखते हैं कि मकर रेखा ये इस प्रकार से, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ये लगभग थोड़ा सा इसके मध्य से थोड़ा सा ऊपर की ओर, यानी कि लगभग इसके उत्तरी भाग के आसपास से होकर गुजरती है। और ये न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ा नीचे रह जाता है। 2 बराबर भाग में तो बांटना है दूर की बात, न्यूजीलैंड के किसी भी भाग से होकर के ये रेखा नहीं गुजरती, इसलिए यहां पर ये हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैप पर आधारित प्रश्न है, यानी कि मकर रेखा कहां से होकर के गुजरती है, तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं होगा, यानी कि पहला और दूसरा सही है, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, ये बिल्कुल सही है। पिछले प्रश्न में भी, इससे पहले जो प्रश्न किए थे उनमें भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि वो पृथ्वी के बीचों बीच है और सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष दिन व रात की अवधि बराबर होती है, बिल्कुल सही है। यहां पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ठीक है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ये वर्ष भर ये स्थिति होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है, विषुवत रेखा, जहां पर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। बाकी अगर आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हो तो दिन व रात की अवधि में अंतर आता है, उसका घटना बढ़ना होता है, जो इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने चर्चा की थी। तीसरा जो कथन है वो है विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यदि हम अफ्रीका का मानचित्र देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस प्रकार से, और ये विषुवत रेखा इसके लगभग यहां से होकर के गुजरती है। तो लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग ये इस अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। चौथा जो कथन है यहां पर वो है कर्क, मकर तथा विषुवत तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो विषुवत रेखा की चर्चा हमने यहां पर कर ही ली, 0 डिग्री, और इसके साथ में यहां से कर्क रेखा इसके लगभग उत्तरी भाग से होकर के, यानी कि ये कर्क रेखा होगी, और मकर रेखा लगभग यहां इसके दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है, तो ये मकर रेखा होगी। यहां पर इस कथन में यही कहा जा रहा है कर्क, मकर तथा विषुवत, और ये 0 डिग्री है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसका मतलब कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है या चौथा जो हमारा कथन है वो भी सही है। तो ये सारे कथन सही हैं, और ये बात कहां पर मिलती है हमें, ऑप्शन डी में, सभी सही हैं। अगला प्रश्न, विषुव या इक्विनॉक्स की स्थिति होती है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, ए व बी दोनों, या फिर 22 दिसंबर। देखिए विषुव या इक्विनॉक्स की स्थिति वह है, अगर हम अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य जो है वो अलग अलग तारीख पर अलग अलग जो रेखाएं हैं उनके ऊपर लंबवत चमकता है। यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो सूर्य ये हमारी 0 डिग्री, इस पर सूर्य जो है वो 21 मार्च को सीधा चमकता है। 21 मार्च के बाद 21 मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, 21 जून को ये सीधा चमकता है,
कर्क रेखा पर। जून के बाद वापस इसकी ये स्थिति, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितने सितंबर को? वो तारीख होती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को एक बार फिर से वो 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद 23 सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 22 दिसंबर को ये सीधा चमकता है मकर रेखा पर। और दिसंबर के बाद वापस दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, वापस मार्च, ये 21 मार्च को। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दो पूरे वर्ष में दो ऐसी तारीख होती है, 21 मार्च व 23 सितंबर, जिस दिन सूर्य इस भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री पर लंबवत होता है। 21 जून को ये कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर होता है। क्योंकि इस दिन 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन पूरे विश्व में होता है, और उसे हम यहां पर विषुव या इक्विनोक्स, या इसके लिए एक और शब्द काम में लिया जाता है, सम दिन रात। सम यानी कि समान, और दिन और रात, जब दिन और रात की अवधि समान होती है तो वो ऐसी दो तारीखें होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो हमारा ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, और ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। ये अभी इसकी हमने चर्चा की थी। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसको हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और हमारे यहाँ पर गर्मियां कब होती है? मई में, जून में। यानी कि जून में हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए हमारे यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। और वो तारीख कौन सी होगी? 21 जून की। 21 मार्च को हमें ये पता ही है, अभी हमने देखा, वो विषुवत रेखा पर सीधा होता है, यानी कि 0 डिग्री पर होता है। 23 सितंबर को भी ये कहाँ होता है? तो 0 डिग्री पर होता है। और 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है। प्रश्न संख्या 18, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है? तो मकर रेखा पर यह होता है 23 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री पर। इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने इनकी चर्चा की थी। 21 जून को ये कर्क रेखा पर, और 23 दिसंबर जो होती है, सॉरी ये 22 दिसंबर इसका उत्तर होगा। 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो या फिर आप ये भी ध्यान रखें कि अगर मिलान करने वाले प्रश्न आ जाएं, एक तरफ अगर आपको डेट दे दी जाए और दूसरी तरफ वो रेखा जिसके ऊपर सूर्य सीधा चमकता है इसकी बात हो, तो हम इसको मिला सकते हैं। 21 जून को कर्क रेखा, 22 दिसंबर को मकर रेखा, और 21 मार्च और 23 सितंबर को ये होता है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, किसी स्थान की स्थिति और जलवायु दोनों को समझने में सहायक होती है। इससे पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है जो किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद करती है और वहां की जलवायु को समझने में मदद करती है। क्योंकि अक्षांश रेखाओं पर, जैसे 0 डिग्री है, उस पर वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, वहां गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि तापमान ज्यादा होगा, तो वहां की जलवायु अलग प्रकार की होगी। दोनों ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। यहाँ की स्थिति ये होती है कि 6 महीने वहां पर सूर्य दिखाई नहीं देता, तो वहां पर तापमान हमेशा माइनस में होता है। तो तापमान जहां माइनस में होगा वहां पर भयंकर ठंड होगी। इसका मतलब हमें स्थिति का पता भी चल जाएगा और जलवायु का पता भी चल जाएगा। जैसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, यदि वो व्यक्ति कहता है कि मैं उस जगह पर हूं जहां से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है,
तो हम केवल फोन पर उस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति ऐसी जगह पर है जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वर्ष पर और वहां पर अच्छी खासी गर्मी होगी। या हम किसी व्यक्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ हो, वो ये कहे कि मैं 90 डिग्री दक्षिण यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर हूं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर साल भर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, यानी कि वहां पर तापमान बहुत कम होगा और वहां पर अच्छी खासी ठंडक होगी। तो हमें अक्षांश रेखाएं जो है वो किसी स्थान की स्थिति को भी और वहां की जलवायु को समझने में भी मदद करती है। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए ये सही होगा। और आज का अक्षांश रेखाओं के बारे में हमारा अंतिम प्रश्न, विषुवत वृत्त से दोनों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का भाग होती है, कितना भाग होती है? 4 ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए कहता है कि क्या आधा भाग होती है, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 2/3। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। हम यहां पर ग्लोब बनाएंगे, बीचों बीच हम एक रेखा बनाएंगे जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहते हैं, और हम कहेंगे कि यही भूमध्य रेखा या यही हमारा विषुवत वृत्त है, इसको हम विषुवत रेखा कह देते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों में से किसी भी ध्रुव की दूरी, यानी कि यहां से किसी भी ध्रुव की दूरी, जैसे मान लीजिए कि हम इसी को देख लेते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। यहां से अगर हम देखते हैं तो विषुवत रेखा से, इस विषुवत रेखा से इसकी दूरी ये कितनी होगी? तो ये हमारी पूरी पृथ्वी, अगर आप इसको 360 डिग्री में अगर बांटते हो तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, केवल ये वाला हिस्सा, वो कितना है? 1/4। 1/4 हिस्सा ये है। और इसी प्रकार से आप दक्षिणी ध्रुव में अगर आप बनाते हो तो फिर 1/4 भाग ये होगा और 1/4 भाग ही इसका ये वाला होगा। तो कुल मिलाकर के ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। अगर 90-90 को अगर आप 4 बार जोड़ दो तो कुल मिलाकर के 360, और ये पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब विषुवत वृत्त से दोनों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का कितना होती है? 1/4। और ये हमारा ऑप्शन सी ये कहता है कि ये इसका मात्र 1/4 भाग होगी। साथियों, आज हमने अक्षांश रेखाओं के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हल किए। अगले भाग में हम देशांतर रेखाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हल करेंगे। उसके बाद में हम देशांतर रेखाएं जो हमारी समय की गणना में हमारी सहायता करती है, तो हम समय की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको हमारे ये प्रश्न जो है वो किस प्रकार से लगे, आप लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे साथ हमारे ई शाला के YouTube चैनल पर बने रहिए। आगे और अच्छी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।